देख पाओगे द टाइम्स यूके का बहुत ही पुराना न्यूज आउटलेट है। इन लोगों ने ये रिपोर्ट पब्लिश करी कि इंडिया होल्ड करना होता है कि बिल्कुल कोई चीज़ आपने जब रोक दी हो तो इंडिया होल्ड्स यूके ट्रेड टॉक्स ओवर सिख एक्सट्रीमिस्ट, ये इनका कहना है। सबसे पहले इन लोगों ने ये रिपोर्ट पब्लिश करी अपनी तरफ से, इनको कहीं से ये सब लगा होगा, इन्होंने पब्लिश कर दिया। इसके बाद क्या होता है कि भारतीय मीडिया भी इनकी रिपोर्ट को रीपब्लिश करता है इंडिया में कि भैया देखो यूके का मीडिया ये सब कह रहा है। मगर उसके बाद भारत सरकार के सूत्रों की तरफ से ये आवाज आती है कि नहीं, हमने देखिए यूके के साथ जो ट्रेड डील जिस पर बातचीत चल रही है, जिस पे 8वां राउंड जो है बातचीत का, जी हाँ 8वां राउंड, बहुत लंबे समय से ट्रेड डील पर बातचीत हो रही है। कई इशूज को लेकर एग्रीमेंट्स हो नहीं पा रहे, मगर बातचीत अभी भी चल रही है। इंडिया ने कहा है कि देखिए खालिस्तान जो ये सिख सेपरेटिज्म इशू है उसकी वजह से हमने यूके से बात बोल दिया वगैरह, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बात अभी भी चल रही है। मगर यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे जब से इंडिया ने यूके के एम्बेसडर की जो सिक्योरिटी है इंडिया में ये रिमूव करी है चाणक्यपुरी एरिया के आसपास, तब से यूके के मीडिया में डर इस बात का है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड डील शायद यूके के लिए फॉर द टाइम बीइंग सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड डील ये कभी भी फाइनलाइज नहीं हो पाएगी। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि यूके को डर किस बात का है, कितने नंबर्स यहाँ पर इन्वॉल्व है, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अब ये बात ऑफिशियल हो चुकी है, नेटो को 31वां मेंबर मिल चुका है, सारी जो भी फॉर्मेलिटीज की कंप्लीट हो चुकी है। बताइए कि 31वां मेंबर नेटो का अब ऑफिशियली कौन सा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, फिनलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, तो अभी के लिए जरा बात कर लेते हैं यूके की, इनकी अर्थव्यवस्था कहां पर खड़ी है, ऋषि सुनाक ने क्या काम किया है फॉर द टाइम बीइंग। हाल ही में ना प्रोडक्शन के मामले में डेटा सामने आया कि पूरे यूरोप का, यूरोपियन यूनियन नहीं पूरे यूरोप का सबसे ज्यादा खराब देश कौन सा है। नंबर 1 पे आया इटली, मतलब कि नीचे से नंबर 1 सबसे ज्यादा खराब यहाँ पर प्रोडक्शन चल रही है। उसके बाद ना बिल्कुल सेकंड लास्ट आया है ब्रिटेन। और इसके अलावा आईएमएफ ने ये प्रेडिक्शन कर दी है कि 2023 के अंत में आप देखोगे कि जो सारे विकसित कंट्रीज हैं उनमें से सबसे ज्यादा खराब इकोनॉमी आपको मिलेगी यूनाइटेड किंगडम की। ये आईएमएफ की प्रेडिक्शन है, यूके इकोनॉमी टू फेयर वर्स देन एनी अदर डेवलप्ड वर्ल्ड कंट्री। और ऋषि सुनाक ने मैं ये कहूंगा कि एटलीस्ट यूके को रिसेशन से बचा लिया। रिसेशन होता है कि बैक टू बैक लगातार ना जो आपके क्वार्टरली जीडीपी नंबर आते हैं नेगेटिव में, तो माना जाता है कि कंट्री रिसेशन में जा चुका है। अभी हाल ही में यूके के जीडीपी नंबर आए हैं, इनकी ग्रोथ थी 0.01% के आसपास, तो बिल्कुल मिनिस्क्यूल मार्जिन से इन्होंने रिसेशन से खुद को बचाया है, नहीं तो यूके रिसेशन में जाने वाला था। और यूके को एक बात अच्छे पता है कि आने वाले 4-5 साल इतने ज्यादा खराब ना जाए इकोनॉमिकली, इसे अवॉइड करने के लिए इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड डील चाहिए होगी। अपने बिजनेसेस को ये मौका देना होगा कि ये बाकी देशों में जाकर एक्सपोर्ट कर पाए। मगर बड़ी बात देखिए, यूके जब ये भी करने की कोशिश करता है ना तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता। रिसेंटली यूके ने एक बहुत ही बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक ज्वाइन कर लिया। बहुत से देश हैं एशिया में, इन्होंने एक ट्रेडिंग ब्लॉक बना रखा है जिसका नाम है एशिया पैसिफिक ट्रेड ब्लॉक। यूके ने इनके साथ टाई अप कर लिया। मगर पहले तो बताया गया यूके की सरकार द्वारा कि जो ये एशिया पैसिफिक का जो उन्होंने ज्वाइन किया है ट्रेड ब्लॉक, इससे यूके को फायदा होगा 0.08% की जीडीपी को, बस इतना बूस्ट मिलेगा जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। फिर बाद में बताया गया कि नहीं, इतना भी नहीं मिलेगा, बस यूके के एक्सपोर्ट्स आज के समय इतने ज्यादा कम हो रहे हैं, यूके के एक्सपोर्ट्स की डिमांड इतनी कम है कि इतना मिनिस्क्यूल सा फायदा भी ये लोग नहीं उठा पाएंगे। तो अभी के लिए यूके की सारी उम्मीदें हैं इंडिया पर। इतिहास में भी इंडिया ने ही काफी लंबे समय तक इनको चलाया है। ऑफ कोर्स उस वक्त मजबूरी थी हमारी, हम कॉलोनी बन चुके थे, हमारे खून पसीने से इनकी इकोनॉमी चली है। और आज भी ना ये इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि इंडिया से कहीं ना कहीं एक एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए तो इनके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। और ये बात इन लोगों ने खुद कही है ओपनली कि गेटिंग ए ट्रेड डील विद इंडिया इज द सिंगल बिगेस्ट थिंग इन 2023। आईएमएफ ने बोला है कि 2023 में यूके की इकोनॉमी सबसे बेहतर परफॉर्म करेगी आउट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। ये लोग कह रहे हैं कि एक बार पूरा ठीक है, वो सब बातें अपनी जगह है, मगर इंडिया के साथ ट्रेड डील अगर हो जाए ना, ये एक मेजर डेवलपमेंट होगी हमारे लिए, एक मेजर बूस्ट मिलेगा इससे। और ये आगे ये भी कहते हैं कि और कुछ होना और सारी डील्स अगर ना होना, बस इंडिया की डील हो जाए, वही हम मानेंगे कि एक बहुत ही बड़ी चीज हुई है। और ये बात यूके के फॉरेन ऑफिस ने खुद कही है, ये कोई उनका रिपोर्टर नहीं कह रहा। क्योंकि प्रेडिक्शन ये है कि जैसे यूके इंडिया की ट्रेड डील साइन होती है ना, यूके के जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया को ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और जो ट्रेड है दोनों कंट्रीज का, ये 2030 तक, जो जरा दूर नहीं है टेक्निकली, आप सोच कर देखो सिर्फ 7 साल दूरी है, 7 साल के अंदर अंदर यूके इंडिया का ट्रेड डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। कई एस्टिमेट्स कहते हैं कि पॉसिबिलिटी है दोनों कंट्री का ट्रेड $40 बिलियन के आसपास पहुंच जाए। एक कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं आपको ये बता दूं, यूके चाइना का जो ट्रेड है ये $85 बिलियन के आसपास का है। तो आप मान लीजिए ऑलमोस्ट जितना ट्रेड इनका चाइना के साथ होता है उतना इनका ट्रेड होगा इंडिया के साथ, तो एक मेजर बूस्ट होगा यूके के लिए। और उसके अलावा समझ सकते हैं कि चाइना के साथ जब लोग ट्रेड करते हैं तो यूजुअली ये बस इंपोर्ट ही कर रहे होते हैं, चाइना को एक्सपोर्ट काफी कम करते हैं, वेरास इंडिया को एक्सपोर्ट करने का भी इनके पास काफी स्कोप होगा। तो इसलिए यूके बहुत सेंसिटिव है इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। मगर एक बहुत ही बेसिक बात यहाँ पर आती है कि जो कंट्री इकोनॉमिकली आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, जिसको लेकर आप कहते हैं कि इनका जो ट्रेड एग्रीमेंट है ये हमारी इकोनॉमी को लिटरली बचा सकता है आने वाले कुछ सालों में, ऐसे कंट्री का जो हाई कमीशन है आपके कैपिटल में, वहां पे अटैक होता है, उस कंट्री का झंडा नीचे कर दिया जाता है। और उसके बाद भी आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं लेती, क्योंकि जो वैंडलिज्म हुआ, जो तोड़फोड़ हुई है इंडियन एम्बेसी की लंदन में, उसके बाद बताया जा रहा रिपोर्ट आई है मैक्सिमम एक आदमी के अगेंस्ट कार्रवाई हुई है, बाकी जो पूरा झुंड था उसके अगेंस्ट कुछ किया नहीं गया। जबकि ऑस्ट्रेलिया आप अगर देखो, नोटिस करो ऑस्ट्रेलिया ने कितना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। जो लोग खालिस्तान रेफरेंडम के दौरान वायलेंस करते हुए पकड़े गए उनकी फोटो रिलीज करी है, सीसीटीवी कैमरे में उनकी फोटोस कैप्चर हुई वो रिलीज करी, और उसके बाद इनके खिलाफ एक्शन स्टार्ट हो चुका है। वेराज यूके ने बहुत ज्यादा एक्शन लिया और उसके रिस्पॉन्स में देखा कि यूके का जो हाई कमीशन है इंडिया में उसके आसपास की सिक्योरिटी डाली गई। ये भी बात चल रही थी एक बार को कि एक पब्लिक टॉयलेट हम बना सकते हैं इनके पास नहीं, क्योंकि बहुत लंबे समय से प्रपोजल था कि वैसे ही हमको एक पब्लिक टॉयलेट बनाना था इंडिया के आसपास, तो अब इनके जो ये हाई कमीशन है उसके सामने, आई मीन बिल्कुल सामने, टक्कर में नहीं मगर उसके करीब एक पब्लिक टॉयलेट नहीं बना देते। ये सब एक्शन हमको लेने पड़े क्योंकि यूके कहीं से भी एक वर्ड होता है सिंसियरिटी नहीं दिखा रहा था इंडिया की सिक्योरिटी, इंडिया के रिलेशंस को लेकर। और मैं आपको बता दूं यूके का मीडिया के लोग ये बहुत ज्यादा शॉक थे जब इंडिया ने ये स्टेप उठाया। इनको जनरली फील हुआ कि अब ये वो इंडिया नहीं है पुराना इंडिया जो एक बार को बस प्रोटेस्ट करेगा। अब इंडिया ने एक प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया और अब इसकी इनका मीडिया ये पूछ रहा है कि क्या यूके की सरकार ने बहुत बड़े लेवल की गड़बड़ कर दी है, इंडिया के साथ रिलेशन हमारे क्या इतने खराब हो गए हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की साइन ना हो।
नाउ एक बहुत ही ना मैं आपको ऑब्वियस बात ये बताता हूँ, मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि 8वां राउंड शुरू होगा बातचीत का एफटीए को लेकर, मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग के ये एफटीए साइन नहीं होने वाला, यूके इंडिया के बीच में कई इश्यूज को लेकर अगर मान लीजिए सहमति नहीं बन पाई, तो इंडिया कभी भी ऑफिशियली ये नहीं कहेगा कि देखिए लंदन में जो हमारी एम्बेसी पे अटैक हुआ था उसकी वजह से हम जो ये एफटीए है ये कैंसिल कर देंगे, ये कोई भी देश कभी बोलेगा नहीं। अगर ये एफटीए कैंसिल होता भी है तो रीजन ये कहा जाएगा कि हमारे जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको यूके इतना वीजा दे नहीं रहा, या फिर जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं इन्हें हम इतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे यूके को, तो रीजन इंडिया ये दिया जाएगा। बट अभी भी हमें कुछ क्लैरिटी मिली नहीं है कि ये एफटीए साइन होगा भी या नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत सी डेडलाइंस ये एफटीए ऑलरेडी मिस कर चुका है। तो देखिए जो ये मीडिया रिपोर्ट्स आई है उसके बाद प्रेशर होगा ऋषि सुनक पर कि इंडियन ओरिजिन के लीडर होकर ये इंडिया के साथ ये एफटीए कंट्रोल नहीं कर पाए, और अगर मान लीजिए भारत के साथ ये एफटीए नहीं होता तो ये यूके की इकोनॉमी के लिए खराब होगा, ऋषि सुनक के पॉलिटिकल करियर के लिए भी खराब होगा। तो अभी आने वाले महीनों में आपको देखना होगा कि जो 8th राउंड टॉक्स होती है उसका क्या डिस्कशन निकल के आता है, क्या 8th राउंड के बाद 9th 10th राउंड की बातचीत होगी, या फिर इंडिया हमें पता लगेगा कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम साइन करेंगे या नहीं। जो भी अपडेट्स होगी उस पर मैं अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊंगा। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि 31 काका गाड़ी निकालिए प्लीज। काका गाड़ी। दुनिया का मॉनिटर कौन है? मॉनिटर यानी कोई ऐसा जो झगड़ा करने वाले देशों को शांत करे, जो इतना पावरफुल हो कि उसकी बात हर कोई माने और फिर वो पूरी दुनिया को डोमिनेट कर पाए। इस क्लास मॉनिटर को हम जियोपॉलिटिक्स में सुपर पावर कहते हैं। 21वीं सदी में सिर्फ एक ही ट्रू सुपर पावर है, अमेरिका। लेकिन बहुत जल्द चाइना अमेरिका को धक्का मारकर खुद सुपर पावर बनने जा रहा है, और इसका प्रूफ इस फोटो में है। ये है सऊदी अरेबिया और ईरान की लीडरशिप, जिनकी 7 सालों बाद दोस्ती हो गई है चाइना की वजह से। ये इवेंट देखने में तो माइनर लगता है, लेकिन ये चाइना के मास्टर प्लान की शुरुआत है। ये है हमारी नई सीरीज चाइनीज विस्पर्स, जहां हम चाइना की ग्लोबल स्ट्रेटजी को एक इंडियन पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे और एक आसान भाषा में आपके सामने लाएंगे। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप यहां पर नए हैं तो हमें फॉलो करना ना। चैप्टर 1 सऊदी और ईरान की रिलेशनशिप। ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों है तो मुस्लिम देश, लेकिन उन दोनों की एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं बनती। क्यों? क्योंकि ईरान में मेजरली शिया मुस्लिम्स है और सऊदी में मेजरली सुन्नी मुस्लिम्स। ये दोनों ग्रुप्स में सदियों से फाइट चली आ रही है। अब ये वीडियो देखिए। ये है सऊदी अरेबिया, जहां लड़कियां बिना हिजाब के स्कूल में बैठी साइंस सीख रही, और ये है ईरान, जो एक सेक्युलर देश था, जहां बीच पर बिकिनी पहनना उतना ही कॉमन था जितना आज के किसी यूरोपियन देश में हो। कहने का पॉइंट यह है कि 1960s में धीरे-धीरे मिडिल ईस्ट मॉडर्न वैल्यूज को अपना रहा, फिर कुछ देशों ने यू टर्न क्यों ले लिया अचानक से? कुछ देश कंजर्वेटिव कैसे बन गए? कहानी है 1979 की। सऊदी अरेबिया में कुछ रेबल्स ने मक्का पर ही अटैक कर दिया। इन रेबल्स का ये कहना था कि सऊदी के रॉयल्स ट्रेडिशनल इस्लाम से दूर जा रहे हैं, करप्ट हो चुके हैं। सऊदी की आर्मी ने इन रेबल्स का जमकर सामना किया और फाइनली फ्रांस की मदद से उन रेबल्स को हराया। लेकिन उन्होंने एक गहरा घाव सऊदी और पूरे मिडिल ईस्ट पर छोड़ा। सऊदी की लीडरशिप को ये समझ गया कि लोग अभी मॉडर्नाइजेशन के लिए रेडी नहीं है। अगर सऊदी बहुत फास्ट मॉडर्नाइज हो गया तो ऐसे ही रेबल्स बार-बार अटैक करते रहेंगे। इसलिए उन्होंने यू टर्न ले लिया और कुछ ट्रेडिशनल इस्लामिक वैल्यूज अपनाए। ईरान में भी 1979 यानी सेम साल में कुछ ऐसा ही हुआ। ईरान में मोनार्की थी, लेकिन 1979 में एक रेवोल्यूशन हुआ। तब तक उनके राजा को वेस्ट का सपोर्ट था, लेकिन इस रेवोल्यूशन के बाद आयतोल्ला खोमेनी पावर में आए। उन्होंने सेक्युलर ईरान को बनाया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। इस चेंज के बाद दोनों देशों ने अपने कंजर्वेटिव आइडियोलॉजीज दुनिया भर में स्प्रेड की, लेकिन उन दोनों के रिलेशंस खराब होते गए तेल की वजह से। सऊदी में सबसे ज्यादा तेल शिया एरियाज में था और ईरान में सबसे ज्यादा तेल सुन्नी एरियाज में। तो दोनों देशों ने अपने अपने देश की माइनॉरिटीज पर अटैक किया, उन्हें पर्सिक्यूट किया, उन्हें दबाया और कंट्रोल करने की कोशिश की। इस मोमेंट के बाद सऊदी और ईरान के रिलेशंस खराब हुए। इसके बाद 21वीं सदी में पूरे अरब वर्ल्ड में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, इन दोनों देशों ने अपोजिंग साइड्स को सपोर्ट किया। एग्जांपल के तौर पर लेबनान में सऊदी गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है तो ईरान हेजबोला रिबेल्स को। सीरिया में सऊदी ने रिबेल्स को सपोर्ट किया और ईरान ने बशर अल असद गवर्नमेंट को। यमन में भी सऊदी सरकार को सपोर्ट करता है और ईरान हुती रिबेल्स को। 2019 में यमन के रिबेल्स ने सऊदी की ऑयल रिफाइनरीज पर मिसाइल्स छोड़े और सऊदी का बहुत नुकसान हुआ। ऐसे करते करते अरब दुनिया की ये दो ऑयल के महारथी एक दूसरे से दूर होते गए, जब तक चाइना बीच में नहीं आया। अब चाइना ने ये चमत्कार करके दिखाया। चाइना ने इन दोनों देशों की दोस्ती करवा दी, जो पूरे अरब वर्ल्ड के लिए 21वीं सदी की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। चाइना ने इन दोनों लीडर्स को साथ बुलाया, 6 दिन के लिए जमकर नेगोशिएशन किए और दोनों को कन्विंस कराया कि ये दोनों देश एक दूसरे पर किसी तरह के अटैक्स नहीं करेंगे और पूरे अरब वर्ल्ड में शांति बरकरार रखेंगे। गुड बाय अमेरिका। पहले ये सारा काम अमेरिका करता था, लेकिन अमेरिका मिडिल ईस्ट में पीस लाने में नाकामयाब रहा। इनफैक्ट उन्होंने अफगानिस्तान और इराक में कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाया। अमेरिका एक अच्छा क्लास मॉनिटर था ही नहीं। वेल टू बी रियली ऑनेस्ट, अमेरिका तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में ज्यादा इंटरेस्ट था ही नहीं, क्योंकि उनके देश की मिलिट्री लॉबी हर वॉर से प्रॉफिट करती है। तो पीस के समय वो पैसा कैसे कमाएगी? अगर आपके क्लास का मॉनिटर अच्छे से काम नहीं करता तो उसे फटाक से बदल दिया जाता। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। चाइना में शी जिनपिंग तीसरी बार इलेक्टेड। अब चाइनीज पॉलिसी उनके थॉट्स की कार्बन कॉपी होगी। शी जिनपिंग एक थ्योरी में विश्वास करते हैं, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। वो कहते हैं कि जैसे ब्रिटिशों ने भारत पर कब्जा किया और इंडियंस को उनका गुलाम बनाया, वैसे ही चाइनीज जनता को भी ओपियम एडिक्ट बनाया। ब्रिटिश और जापानीज सेना ने चाइना पर बार-बार हमले किए और 100 सालों के लिए चाइना को अपने पैरों तले दबाए रखा। 1949 में जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई, तब भारत की तरह चाइना भी दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक था। बट नेवर अगेन। इस थियरी के बारे में हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज चाइना मानता है कि दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, हैमर्स एंड नील्स। हैमर्स यानी जो डोमिनेट करते हैं और नील्स यानी जो डोमिनेट होते हैं। चाइना सोचता है कि अगर वो डोमिनेट नहीं करेगा, यानी अगर हैमर नहीं बनेगा तो हमेशा हमेशा के लिए डोमिनेट होता रहेगा। चाइना तीन तरह से दुनिया को डोमिनेट करना चाहता है, इकोनॉमिक डोमिनेंस, मिलिट्री डोमिनेंस और डिप्लोमैटिक डोमिनेंस। रशिया ने यूक्रेन के अगेंस्ट मिलिट्री डोमिनेंस का रास्ता अपनाया और हमने देखा कि कैसे पूरी दुनिया ने रशिया को विलेन बना दिया। अगर रशिया जीत भी जाता है, फिर भी इतिहास में उन्हें एज अ विलेन ही दिखाया जाएगा। लेकिन चाइना है सुपर स्मार्ट। चाइना ये समझ चुका है कि अगर कोई वॉर बिना वेपन्स उठाए ही जीती जा सकती है, देन व्हाई नॉट। आज सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस चाइना के पॉकेट में है। बच्चा जानता है कि चाइना ने दुनिया को कोविड दिया, लेकिन WHO चाइना का बाल भी बाका नहीं कर पाया। चाइना के अगेंस्ट YouTube वीडियोस बनाने पर फटाक से डिमोनेटाइज हो जाता है। यानी YouTube जैसे अमेरिकन कंपनीज जो चाइना
चाइना में तो ऑपरेट भी नहीं करते, वो भी चाइना के इशारों पर ही नाचते हैं। तुर्की एक ऐसा देश जो मॉडर्न दुनिया में इस्लामिक लीडर बनना चाहता है, वो भी उइगुर मुस्लिम्स के साथ चाइना जो करता है उस पर सवाल डर डर कर उठाता है। अब चाइना और अमेरिका के बीच एक इकोनॉमिक वॉर शुरू होने जा रही है। इनफैक्ट शुरू हो चुकी है। सेमीकंडक्टर वॉर, यानी आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में, गाड़ियों में बनने वाली चिप्स चाइना और ताइवान बनाता है। इन सेमीकंडक्टर्स को जो कंट्रोल करेगा वो दुनिया को कंट्रोल करेगा। आज चाइना एक ऐसी पोजीशन में पहुंच गया है कि वो सीधा यूरोप को धमकी दे सकता है कि बॉस अमेरिका जैसा कर रहा है वैसा मत करो, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। चाइना ये अच्छी तरह से जान चुका है कि वेस्ट का डोमिनेंस खत्म हो रहा है। अब फोकस मिडिल ईस्ट पर, एशिया पर, अफ्रीका पर होने वाला है और वो इन एरियाज में से अमेरिका को अकालना चाहता है। अमेरिका ने 20वीं सदी में जिन देशों को युद्ध के अंधेरे में ढकेला, उन देशों में शांति दूत बनकर चाइना उन्हें डिप्लोमैटिकली जीता। चाइना के मास्टर प्लान के बारे में उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया है जिसका नाम है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। यहाँ उन्होंने ये 5 पॉइंट सामने लाए। आप वीडियो पॉज करके उन्हें पढ़ सकते हैं। चाइना का फोकस अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, पैसिफिक आइलैंड्स और मिडिल ईस्ट पर होगा। चाइना यूएन के पीस कीपिंग ऑपरेशंस में मदद करना चाहता है और अफ्रीकन यूनियन को फंडिंग देना चाहता है उनके इंडिपेंडेंट पीस कीपिंग के लिए। वो सारे कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में पॉलिटिकल सेटलमेंट करना चाहता है। पूरा टेक्स्ट काफी इंटरेस्टिंग है और भारत के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स एक्सपर्ट्स को इस डॉक्यूमेंट को ध्यान से स्टडी करना चाहिए। गौर से देखें तो ये सारे वही रीजन है जिन्हें आज तक अमेरिका ने इग्नोर किया, एक्सेप्ट इसमें से एक एरिया मिसिंग है जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, साउथ एशिया, यानी इंडिया, हमारा भारत। चैप्टर 3 इंडिया पर इम्पैक्ट। बेसिक मुद्दा ये है कि चाइना हमें एक कंपेटिटर मानता है। आज हम चाइना से प्रोग्रेस के मामले में मीलों दूर। एक फिगर बता दूं, पर कैपिटा जीडीपी, यानी हमारी टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय आवर पॉपुलेशन। इससे पता ये चलता है कि भारत के हर इंसान के पास ऑन एन एवरेज हर साल कितना पैसा आता है। ये फिगर है कुछ $2250, यानी $1,84,000 पर पर्सन पर ईयर। चाइना में यही सेम फिगर, यानी पर कैपिटा जीडीपी है $12,500, यानी हमसे 6 गुना ज्यादा। आज भारत 6% से ग्रो करता है तो हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अगर हम 10% से भी ग्रो करेंगे तो फिर भी हमें आज चाइना का पर कैपिटा जीडीपी जितना है उतने तक पहुंचने के लिए 20 साल लगेंगे। रिमेंबर, मैं आज चाइना जहां है उसकी बात कर रहा हूं। 2043 में चाइना और आगे होने ही वाला। हम चाइना से पीछे है, ये चाइना जानता है। फिर भी चाइना सिर्फ भारत को और भारत को ही एक थ्रेट मानता है। दुनिया में ऐसा और कोई भी देश नहीं है जो फ्यूचर में चाइना को टक्कर दे सकता है। इसीलिए चाइना बार-बार भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। चाइना के हमारे साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है। आज चाइना पावरफुल है लेकिन सुपर पावर नहीं है। फिर भी हम हर साल करोड़ों रुपए लद्दाख और अरुणाचल को सुरक्षित रखने में खर्च करते हैं। आगे जाकर जब चाइना एक सुपर पावर बन जाएगा तो भारत क्या करेगा? उन सारे देशों से ट्रेड करना बंद कर देगा जो चाइना के पपेट्स बन चुके हैं, या चाइना के सामने झुक जाएगा? ये सवाल भारत की लीडरशिप और हमारे फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट को पूछने की सख्त जरूरत। पार्लियामेंट में एक पैनल ने रिपोर्ट प्रेजेंट किया कि भारत को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को जीडीपी का 1% देना चाहिए। एट प्रेजेंट जो फंड्स मिनिस्ट्री को मिलते हैं, दैट इज 8500 करोड़, वो बहुत कम है कंसीडरिंग उनका गोल टू इंप्रूव इंडियाज इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड। चाइना मैग्ना की रफ्तार से सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और भारत आज भी पेटी इश्यूज में उलझा पड़ा है। समय आ गया है कि हम इस बात को समझें कि हमारे लिए असली चैलेंजेस इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, डिप्लोमेटिक चैलेंजेस हैं। आने वाले 10 साल भारत के लिए काफी क्रूशियल होने वाले हैं। हमें लॉन्ग टर्म की सोचकर चाइना के अगेंस्ट बहुत ही बड़ा बनना है। मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनना ही होगा। हमारे 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे होने की खुशी में हम हमारा आगे का मिशन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आने वाले महीनों में हमारे वीडियोस का फोकस इन्हीं 4 पार्टी का मूड तो तभी बनेगा जब स्पॉटिफाई चलेगा। Click here to download. क्या आप जानते हैं कि आप स्नैपचैट पर दुनिया की यात्रा कर सकते हैं? किसी भी लोकेशन से लाइव स्नैप। आज के टाइम वीडियो पर पाकिस्तान का दी एंड, पाकिस्तान का फेलियर, पाकिस्तान का खात्मा, ऐसे बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। मोस्टली वीडियोस में लोग द एंड ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं, which is fair enough because एक पॉपुलर टॉपिक है। लेकिन बहुत कम लोग इस बारे में बात करते हैं कि कैसे पाकिस्तान की सारी प्रॉब्लम्स का ओरिजिन इस कंट्री की बिगिनिंग में छुपा हुआ है। कैसे जब कंट्री को फॉर्म किया गया था तो कुछ चीजें फंडामेंटल लेवल पर इतनी गलत थी कि आज हमारे नेबरिंग कंट्री में जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं इसी का एक डोमिनो इफेक्ट कहा जा सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट बन गया, कैसे इस फेल्ड स्टेट की फाउंडेशन इस देश की फॉर्मेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो जाहिर सी बात है भाई वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए भाई इस वीडियो को वाह